अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम लोग फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में पढ़ने वाले हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन हम शुरू करेंगे और एरोबिक रेस्पिरेशन के स्टेप्स देखेंगे और फिर हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन का पहला स्टेप और उसका नेम है ग्लाइकोलिसिस। हम ग्लाइकोलिसिस को मुकम्मल तफसील से देखेंगे। हम तमाम जो मॉलिक्यूल्स हैं ग्लाइकोलिसिस के दौरान यूज़ होने वाले उनके फॉर्मूले भी देखेंगे और इसको याद रखने का तरीका भी सीखेंगे। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले देखें सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है और ये हम पढ़ेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। इससे पिछले लेक्चर के अंदर आप लोग सेलुलर रेस्पिरेशन का एक इंट्रोडक्शन सुन चुके हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसे प्रोसेस का नेम है जिसमें सेल्स के अंदर मॉलिक्यूल्स को तोड़कर, फूड को तोड़कर एनर्जी निकाली जाती है। तो मैंने लिखा है ब्रेक डाउन ऑफ CH बॉन्ड ऑफ फूड इन सेल टू रिलीज एनर्जी। और अगर सेल के अंदर ये एनर्जी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में निकाली जाए फिर इसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में निकाली जाए फिर उसको कहते हैं एनएरोबिक। तो याद रखें बच्चों, आज के लेक्चर में हम एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन के 4 स्टेप्स है। पहले स्टेप का नेम है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरे का नेम है पायरुवेट ऑक्सीडेशन, तीसरे का नेम है क्रेब साइकिल और 4th स्टेप है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ग्लाइकोलाइसिस में फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल होता है, उस मॉलिक्यूल को 2 पायरुविक एसिड में तोड़ा जाता है। पायरुवेट ऑक्सीडेशन में उस पायरुवेट को एसिटाइल को एंजाइम ए में तोड़ा जाता है और फिर क्रेब साइकिल के अंदर उस एसिटाइल को ए को मुकम्मल तौर पे उसमें तमाम CH बॉन्ड तोड़ दिए जाते हैं, उसमें से CO2 और H2O निकाली जाती है। और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये चेन होती है, इसके अंदर जो NADPH होते हैं उनसे एनर्जी निकाली जाती है। ये सारी तफसील जैसे जैसे आप लेक्चर सुनते रहेंगे आपको समझ आती रहेगी। अब याद रखें कि बच्चों ये जो 3 स्टेप है यानी पायरुवेट ऑक्सीडेशन, क्रेब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये तीनों स्टेप होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की और एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के ये 3 स्टेप, पायरुवेट की ऑक्सीडेशन, क्रेब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ओनली टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इनके लिए जो एंजाइम चाहिए, इन रिएक्शन के लिए जो एंजाइम चाहिए वो ओनली प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। जबकि ये जो पहला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, दिस स्टेप टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। सेल का जो साइटोप्लाज्म यानी कि साइटोसॉल होता है, जो सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, वहाँ पे ये रिएक्शन होते हैं ग्लाइकोलाइसिस। आमतौर पे हम पिछली क्लासेस में ये सुनते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस जो है इसमें सिंपली ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल 2 पायरुवेट में टूट जाता है, लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ये 10 स्टेप्स पर मुश्तमिल रिएक्शन है। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है वो आराम से 2-3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूट गया, ऐसा नहीं है बच्चा, बल्कि ये एक लंबा चौड़ा रिएक्शन है। इसमें टोटल 10 रिएक्शन है और आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप एक स्टेप के अंदर जो मॉलिक्यूल बनता है वो नेक्स्ट स्टेप में एंटर होता है, जो बनता है वो उससे अगले स्टेप में जाता है, फिर यूं थोड़े थोड़े करके मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन की जाती है और फाइनली हम बनाते हैं पायरुवेट। सो लेट्स स्टार्ट ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस इज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड एंड नो नीड ऑफ ऑक्सीजन। इसके लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो ये वाला जो ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप है इसके लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए, इसलिए ये स्टेप एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है। यानी कि तमाम जानदारों में ग्लाइकोलाइसिस होती है, चाहे बैक्टीरिया है चाहे कॉम्प्लेक्स जानदार है। दुनिया का कोई भी ऐसा जानदार नहीं है जिसमें ग्लाइकोलाइसिस नहीं होता, क्योंकि एक तो ये ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है और साइटोप्लाज्म हर जानदार में है। दूसरा, इसके लिए ऑक्सीजन ज़रूरी नहीं है, तो बहुत सारे जानदार एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, वो भी ग्लाइकोलाइसिस उनमें भी होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस की 2 फेजेस हैं।
टोटल 10 स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस के। इन 10 स्टेप को समझने के लिए हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। पहली फेज़ है बेटा एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़, दूसरी है एनर्जी हार्वेस्टिंग। गौर से समझिए, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़, एनर्जी हार्वेस्टिंग फेज़। लफ्ज़ी मतलब क्या हुआ, एनर्जी खर्च करने वाली फेज़ और हार्वेस्ट एनर्जी पैदा करने वाली फेज़, प्रोड्यूसिंग फेज़। तो ये एनर्जी कंज्यूमिंग फेज़ है, इसमें आपको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी बेटा, इसमें आपको एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी और इसमें आपके पास एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो हमारी बुक पे लिखा हुआ है दिस इज़ प्रिपरेटरी फेज़ एंड दिस इज़ ऑक्सीडेटिव फेज़। ये वर्ड भी ठीक है। आप ग्लाइकोलाइसिस के जो फर्स्ट 5 रिएक्शन है ना, ग्लाइकोलाइसिस में टोटल कितने रिएक्शन है, 10। जो फर्स्ट 5 रिएक्शंस है ना ग्लाइकोलाइसिस के, उनको बेटा कहते हैं प्रिपरेटरी फेज़। उसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को प्रिपेयर किया जा रहा होता है ब्रेक डाउन के लिए। उसके बाद जो अगली फेज़ है वो है ऑक्सीडेटिव, जिसमें ग्लूकोज से एनर्जी निकाली जाती है। तो मैंने थोड़ा सा नेम चेंज किया है, ये नेम ज़्यादा इजी है। आप इस फेज़ को कहें एनर्जी इन्वेस्टमेंट, इसको कहें एनर्जी हार्वेस्टिंग। इसमें आपको एनर्जी ग्लूकोज पे खर्च करनी पड़ेगी, इसमें आपके पास एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो ज़रा मेरी बात पे और गौर कीजिए, आपकी बुक में लिखा नहीं हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ। एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़ में आपको कितने ATP खर्च करने पड़ते हैं, 2 ATP आपको खर्च करने पड़ते हैं, यानी कह लें इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। और इस फेज़ के अंदर आपके पास 4 ATP प्रोड्यूस होते हैं। तो ज़रा मुझे बताइए आपके पास कितने ATP टोटल बने, टोटल 4 ही बने, क्योंकि इस फेज़ में 4 ATP बनते हैं। लेकिन नेट प्रॉफिट कितना है, 2 आपने यूज़ किए थे, 4 बने, तो नेट प्रॉफिट ग्लाइकोलाइसिस के दौरान कितना है, 2 ATP। इसलिए हम कहते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP पैदा होते हैं। असल में 4 पैदा होते हैं, लेकिन 2 हमने खुद खर्च भी किए होते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप पहले मुझसे 2 रुपये लें, फिर मुझे 4 रुपये वापस करें, तो ओवरऑल आपने मुझे कितने दिए पैसे, आपने मुझे 4 दिए हैं, लेकिन 2 तो वही दिए हैं जो मैंने आपको दिए थे। अपने पास से कितने दिए, सिर्फ 2। तो इसलिए 2 ATP आपके खर्च हुए थे, 4 प्रोड्यूस हुए, तो आपको मुनाफा कितने का हुआ, सिर्फ 2 ATP का। इसके साथ साथ बेटा एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़ में 2 NADH भी बनते हैं। तो ये 2 ही चीज़ें बनती है ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, एक 2 NADH बनते हैं और एक 2 ATP का मुनाफा आपको होता है। इसके अलावा आपके पास पायरोवेट बन जाते हैं 2, वो भी 2 पायरोवेट यानी पायरोविक एसिड बन जाते हैं। अब शुरू करते हैं ग्लाइकोलाइसिस के रिएक्शन देखते हैं। फर्स्टली आप देखें, आपके पास 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज को पहली स्टेज में जैसे ही ग्लूकोज ब्लड वेसल से आपके सेल में आता है, आपके बॉडी के सेल में एंटर हुआ, साइटोप्लाज्म में आ गया। अब साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है एंजाइम। क्या होगा, पहला जो रिएक्शन है, पहले रिएक्शन में ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ज़रा गौर कीजिए, ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं बेटा, 6 कार्बन। लाइक ग्लूकोज के कार्बन भी मैं बता देता हूँ कैसे होते हैं। ग्लूकोज का रिंग आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा, ऐसे ग्लूकोज का रिंग होता है। चैप्टर 2 में आपने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है कि ग्लूकोज एक 6 कार्बन वाला कंपाउंड है। उसके अंदर जब 6 कार्बन किसी सेल में एंटर होते हैं, वो एक रिंग सा बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसा रिंग बनता है जिसमें इस रिंग के कार्बन नंबर 1 यहाँ पे कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 और ये कार्बन 6 जो है ये आउटसाइड है, थोड़ा सा बाहर है। अब होगा ये कि ग्लूकोज को आपने कन्वर्ट करना है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यानी कि ग्लूकोज का जो 6 कार्बन है उसके साथ आपने अटैच करना है फॉस्फेट को। ये पहला स्टेप है। जैसे ही ग्लूकोज सेल की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल में आता है, सेल इसके साथ 6 कार्बन के साथ एक फॉस्फेट यानी कि PO4 ग्रुप को अटैच कर देता है। कौन अटैच करेगा, ज़ाहिरी बात है ATP। तो पहले ही स्टेप के अंदर आपका एक ATP खर्च हो गया, ATP खर्च हुआ, उसका फॉस्फेट जो है वो ग्लूकोज के साथ जुड़ गया, बाद में ये ADP रिलीज़ हो गया। तो इसलिए आपने यूँ एरो बना के ये लिखा है ATP खर्च हुआ,
ADP निकल आया और ग्लूकोज इज नाउ कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। ये जो ऊपर आपके पास ग्लूकोज था 6 कार्बन वाला, अब ये ग्लूकोज कुछ इस फॉर्म के अंदर जा चुका है। मैं अगेन ड्रॉ करता हूँ इसको। ग्लूकोज के इस एंड के ऊपर ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे 6 कार्बन है और 6 कार्बन के साथ अटैच हो चुका है बेटा PO4 फॉस्फेट ग्रुप। अब नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट ग्लूकोज जो है अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। मतलब ग्लूकोज का ये वाला एंड और दूसरा एंड बराबर नहीं है। मेरी बात पे गौर करें, ग्लूकोज के दोनों एंड बराबर होने चाहिए सेंटर से, इधर वाला भी उधर वाला भी। तो ग्लूकोज अभी इक्वल नहीं है, हमने इसको इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाएगा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में। इक्वल क्यों करना है? उसकी रीज़न है, आपने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को, इस 6 कार्बन मॉलिक्यूल को सेंटर से तोड़ना है ताकि दोनों मॉलिक्यूल सेम बने। लेकिन ग्लूकोज तो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, पहले इसको सिमेट्रिकल बनाए, पहले इसको रेगुलर मॉलिक्यूल बनाए। तो ग्लूकोज जो है दिस इज कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट। याद रखें, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। ग्लूकोज का फॉर्मूला भी होता है C6H12O6, फ्रुक्टोज का भी होता है C6H12O6। तो दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। अब जैसे ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ फ्रुक्टोज में, फ्रुक्टोज का फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है, ज़रा देख लीजिए। ये रहा फ्रुक्टोज, दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4, 5 एंड 6। आपको पता है कार्बन नंबर 6 के साथ अटैच है या इस वक्त PO4, ये रहा जी PO4। और कार्बन नंबर 1 जो है अभी उसके साथ कुछ नहीं। अभी भी ये मॉलिक्यूल काफ़ी हद तक देखें सिमेट्रिकल हो चुका है, ठीक है। ये एंड जो है ये दूसरे एंड की तरह ही है, लेकिन इस एंड पे फॉस्फेट है, इस पे नहीं है। तो अब क्या होगा? अब आपको इजीली पता ही है बच्चे, ये था फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट, इसके 6 कार्बन के ऊपर फॉस्फेट है। अब आपको फर्स्ट कार्बन पे भी फॉस्फेट लगाना पड़ेगा। पता लग गया ना? देखिए कितना इजी है ये। अब आपने एक ATP और यूज़ किया और एक फॉस्फेट और ऐड किया, अब बन गया फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट। तो वो बना लीजिए। यहाँ पे मैं हल्का सा ड्रॉ कर देता हूँ। ये लो बच्चों, PO4, इस पे भी PO4, यहाँ पे भी। अब पूरा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल बन चुका है कि जो इस साइड पे है वैसा ही मॉलिक्यूल उस साइड से है। अब बेटा ये यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ से इसका बॉन्ड टूट जाएगा, 3 कार्बन एक साइड पे चले जाएंगे, 3 कार्बन एक साइड पे चले जाएंगे। ये आपका स्टेप नंबर 1 है। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बाय एडिंग 1 फॉस्फेट एंड फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट। ये स्टेप फॉस्फोरिलेशन का स्टेप है, ये आइसोमराइजेशन का स्टेप है। और ये वाला स्टेप अगेन फॉस्फोरिलेशन, फॉस्फेट ऐड करने का स्टेप है। और फिर ये वाला जो स्टेप है, जो 5th हमारे पास 4th स्टेप है, ये क्लीवेज का स्टेप है। चलिए मैं आपकी सहूलत के लिए 7 स्टेप्स के नेम भी लिख देता हूँ। ये वाला स्टेप फॉस्फेट ऐड करने का स्टेप है, फॉस्फोरिलेशन का स्टेप है, और स्टूडेंट्स ये वाला स्टेप आइसोमराइजेशन का स्टेप है, ये वाला स्टेप अगेन फॉस्फोरिलेशन का स्टेप है, एंड ये वाला स्टेप क्लीवेज का स्टेप है। 4th स्टेप क्लीवेज। क्लीवेज क्या होती है? ब्रेकडाउन। मॉलिक्यूल ने 2 में टूटना है। तो जब ये फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट टूटेगा 2 में, इसमें कितने कार्बन है बेटा? इसमें 6 कार्बन है। याद रखिए इस वक्त इसमें 6 कार्बन है। तो 3 कार्बन एक साइड पे, 3 दूसरी साइड पे जाएंगे। 2 मॉलिक्यूल आपके पास बनेंगे, दोनों सेम नहीं होंगे। सेम इसलिए नहीं होंगे, ये जो ऑक्सीजन है सेंटर में, ये किसी एक मॉलिक्यूल के साथ जाएगा, या इधर वाले के साथ या उधर वाले के साथ। ये बाकी सारा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, सिर्फ ये ऑक्सीजन काम खराब कर रहा है। इसलिए आपके पास 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल बनेंगे। एक का नेम होगा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, दूसरे का नेम होगा ग्लिसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ये जो दोनों मॉलिक्यूल है ना स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे इनका भी थोड़ा सा फॉर्मूला लिख देता हूँ आपको ताकि आपके लिए इजी रहे। ये जो ग्लिसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है, इसमें कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3
ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, यानी थर्ड कार्बन के साथ क्या मौजूद है, फॉस्फेट। ये रहा थर्ड कार्बन, इसके साथ है फॉस्फेट। और ये एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है। आपको पता है एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है C+O एंड H, और इस कार्बन के साथ है HOH। ये क्या बन गया, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। दूसरे नंबर पे आपके पास इस साइड पे बनेगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये भी सेम मॉलिक्यूल होगा, यानी आइसोमर होगा ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और ये वाला जो मॉलिक्यूल बनेगा, मैं इसका फॉर्मूला भी यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3, इसमें भी 3 कार्बन है। डाईहाइड्रोक्सी, यानी इसमें 2 हाइड्रोक्सी होंगे, 2 OH आइंस होंगे। एसीटोन, ये एक एसीटोन है यानी कीटोन है, यहाँ पे C+O आ गया। फॉस्फेट, यानी कि इसके साथ भी एक फॉस्फेट है, वो फॉस्फेट यहाँ पे मैं लगा देता हूँ PO4। अब बाकी इसके साथ क्या है, यहाँ पे एक OH है, ठीक, बाकी CH2, यहाँ पे HH। ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। ये कीटोन है और ये वाला एल्डिहाइड है, ठीक है। बाकी कुछ ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही है, स्ट्रक्चर इनका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये आपके पास 4th स्टेप है जिसमें क्लीवेज हुई। 5th स्टेप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। 5th स्टेप के अंदर क्या होगा, ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ये 5th स्टेप है, ये मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा G3P में। तो यानी कि आपके पास अब 2 मॉलिक्यूल बन गए ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। मैं इनके सिंबल भी लिख देता हूँ। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को आमतौर पे कहते हैं DHAP, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को कॉमनली कहते हैं G3P, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो यानी कि अब आपके पास क्या मौजूद है, 2G3P मौजूद है। आपने मेरी बात को पिक किया है, 2 कैसे है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ। जब क्लीवेज हुई, इस क्लीवेज से ये 2 मॉलिक्यूल बने DHAP एंड G3P। फौरन ही DHAP कन्वर्ट हो गया ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो यानी कि स्टार्ट में जो आपके पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था, उससे अब 2 G3P बन गए और इस दौरान आपने 2 ATP एक्सपेंड की है। ये है आपकी प्रीपरेटरी फेज। अब आते हैं जी ऑक्सीडेटिव फेज में। ऑक्सीडेटिव फेज में आपके पास ये मॉलिक्यूल है G3P। रिमेंबर ये एक मॉलिक्यूल नहीं है, ये कितने मॉलिक्यूल है, 2। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि G3P के भी 2 मॉलिक्यूल है। अब आपके पास अब ये 2 ही लेके आप आगे आप चलेंगे, ठीक। अब ये जो 2 G3P मॉलिक्यूल है, इनको कन्वर्ट करेंगे 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट में। ये कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, पहले इस मॉलिक्यूल की ये जो स्टेप है ना, ये स्टेप है बेटा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का स्टेप। इस स्टेप में क्या होगी, 2 चीज़ें होगी, ऑक्सीडेशन भी होगी, रिडक्शन भी होगी। ऑक्सीडेशन किसकी होगी, रिडक्शन किसकी होगी, ये मॉलिक्यूल आएगा NAD पॉजिटिव। ये इस मॉलिक्यूल ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में से हाइड्रोजन आयन को ले जाएगा। किसको निकाल लेगा, हाइड्रोजन को। तो ये खुद रेड्यूस हो गया, रेड्यूस होकर इसने बना दिया NADH। रिडक्शन किसकी हुई, NAD की। और ऑक्सीडेशन किसकी हुई, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की। ये बहुत ज़्यादा एनर्जी वाला रिएक्शन है। ये रिएक्शन काफ़ी एनर्जी वाला रिएक्शन है जब NADH बना। इस एनर्जी को यूज़ करते हुए सेल के अंदर से एक फॉस्फेट ऑटोमेटिकली अटैच हो जाता है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के साथ। तो ये जो G3P का मॉलिक्यूल था, ये एक फॉस्फेट ऐड हुआ, अब ये बन गया 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट। यानी इस मॉलिक्यूल के अब दोनों साइडों पे फॉस्फेट है। ये 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, इस 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल के कार्बन 1 पे भी फॉस्फेट है PO4 एंड कार्बन 3 पे भी फॉस्फेट है। तो अब ये कहलाएगा 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट। अब ये जो 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट है, अब ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, इससे आप ATP बनाएंगे। ATP कैसे बनाएंगे, ज़ाहिरी बात है, एक फॉस्फेट को निकाल लेंगे, एक जो PO4 है, एक जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, उसको आप निकालेंगे। निकालेंगे कैसे, ADP को यूज़ करेंगे। वो ADP इस मॉलिक्यूल में से एक फॉस्फेट को निकाल देगा और ATP बनेगा। तो ये है ATP जो आपके पास पहला बना है। लेकिन ये कितने ATP होंगे, 2
2 ATP, क्योंकि आपके पास मॉलिक्यूल ये भी 2 हैं, ये भी 2 हैं और ये भी 2 ही बनेंगे, क्योंकि पीछे से आप 2 मॉलिक्यूल को देख रहे हैं। तो यहाँ पे ATP भी कितने बने स्टूडेंट्स, आपके पास अगर 2 मॉलिक्यूल हैं 2 ATP बन गए। अब ये मॉलिक्यूल क्या बन गया, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। इसका एक फॉस्फेट उतर गया, 1 2 3। अब ये कहलाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट, यहाँ पे फॉस्फेट मौजूद है। अब ये मॉलिक्यूल को कन्वर्ट किया जाएगा जी 2-फॉस्फोग्लिसरेट में। 2-फॉस्फोग्लिसरेट में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, ज़ाहिर बात है कि ये जो फॉस्फेट ग्रुप इस वक्त इसके 3rd कार्बन पे है, ये 2nd कार्बन पे चला जाएगा। ठीक, 2nd कार्बन पे जाएगा, यानी ये आइसोमराइजेशन का स्टेप है। तो 1 2 3 एंड यहाँ पे आ गया फॉस्फेट। अब आप मुझसे ये सवाल कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है, दरअसल आपने बनाना होता है डबल बॉन्ड। आपने क्या करना होता है, आपने जो इससे अगला स्टेप है ना, ये स्टूडेंट्स आपके पास स्टेप नंबर 8 है। 3-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हुआ 2-फॉस्फोग्लिसरेट में। इससे जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपने बनाना होता है फॉस्फोइनोल पायरोवेट। वो बनाने के लिए आपको यहाँ से एक H निकालना पड़ता है और यहाँ से एक OH निकालना पड़ता है। तो जब आप 3rd कार्बन से 2nd पे फॉस्फेट ले जाते हैं, फॉस्फेट एक नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज के यहाँ आने से ये वाला हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव बन जाता है। तो ये H और OH आपस में रिएक्ट करते हैं और इस स्टेप के दौरान वाटर रिलीज होता है। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ कि ये जो स्टेप है, इस स्टेप में क्या होता है, रिलीज वाटर, H2O का एक मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। तो ये वाला जो स्टेप है, इस स्टेप को आप नेम दे सकते हैं डिहाइड्रेशन का स्टेप है, ये डिहाइड्रेशन। तो लास्ट स्टेप स्टूडेंट्स क्या है, अब आपके पास सारी चीज़ें बन चुकी है कि ये मॉलिक्यूल C, यहाँ पे एक फॉस्फेट मौजूद है PO4, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन चुका है कार्बन के अंदर दरमियान, 2 कार्बन के दरमियान। लास्ट स्टेप जो है, ये वाला फॉस्फेट भी आपने निकाल देना है। तो ये वाला फॉस्फेट आप निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ADP को यूज़ करके एक और फॉस्फेट ATP बनेगा, ATP बना। अब ये जो फॉस्फोइनोल पायरोवेट है, दिस इज़ नाउ कन्वर्टेड इनटू पायरोवेट। तो पायरोवेट का फाइनली फॉर्मूला होगा 1 2 3, इस कार्बन पे होगा COOH। यह है पायरोवेट का फॉर्मूला, COOH, C डबल बॉन्ड O एंड CH3, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C3H4O3, ये 2 ऑक्सीजन, ये 3rd। तो ये पायरोवेट बन गया। तो ओवरऑल आपके पास पायरोवेट भी कितने बनेंगे, अगर आपके पास 2G3P है तो आपके पास 2 पायरोवेट बने। ये लास्ट स्टेप है। और ATP इस स्टेप में भी 2 बने, इस स्टेप में, यानी 7th स्टेप एंड 9th स्टेप में, जो 10th स्टेप है, इसमें आपके पास 2 ATP बने। तो ओवरऑल ग्लाइकोलिसिस में क्या क्या हुआ, इस सारे को मैं एक इक्वेशन की सूरत में लिखता हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल यूज़ हुआ C6H12O6 प्लस इसके साथ क्या यूज़ हुआ, इसके साथ स्टूडेंट यूज़ हुए 2 ATP, 2 ATP आपके जो एक्सपेंड हुए, जो खर्च हुए। इसके साथ स्टूडेंट क्या यूज़ हुआ, 4 आपके पास 4 ADP यूज़ हुए, जिनको आपने ATP बनाना है। इसके साथ आपके यूज़ हुए 2 NAD पॉजिटिव, जो कि आपके पास स्टेप नंबर 6 के दौरान NADH जिनको आपने रिड्यूस किया था, ये चीज़ें यूज़ हुई। और इन चीज़ों से बना क्या क्या, इनसे बने आपके पास 2 पायरोवेट के मॉलिक्यूल, ये आपकी पहली प्रोडक्ट है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास 4 ATP बने, ठीक हो गया। ये जो आपने 2 ATP यूज़ किए थे, ये टूट गए ADP में। एंड इसके साथ साथ आपके पास एक चीज़ और बनी है, NAD पॉजिटिव जो है ये रिड्यूस हुए और इन्होंने बनाया NADH, और ये भी आपके पास 2 बने। तो ओवरऑल आपके पास एक चीज़ ये बनी है, और आपके पास ये ATP बने हैं, और आपके पास ये पायरोवेट बने हैं। ये नेक्स्ट स्टेप्स के अंदर यूज़ होंगे, जिनको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो आज के लेक्चर यहीं पे कंप्लीट हुआ। अगर कोई क्वेश्चन है वो मुझसे कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।